नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे कि बीएससी, बीए, बीकॉम के बच्चे कैसा पेपर लिखें, कौन से बुक्स का यूज़ करें जिससे उन्हें अच्छा आउटपुट आने वाले एग्ज़ाम में मिले। मैं इसी संबंध में ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं 2024 को के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसे लेके पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। आपको जो डिटेल है उन वीडियोस का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम पेपर कैसे लिखें और कैसे तैयारी करें जिससे हमको एक अच्छा आउटपुट मिले। 90% बच्चे अभी एक क्वेश्चन में एक कमेंट में एक क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको कैसे लिखना चाहिए जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि 2019-20 से लेकर अब तक दुर्ग यूनिवर्सिटी, पीटीआरएसयू, इवन छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है उसमें चेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल, दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2019-20 में फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ था, 20-21 में सेकेंड ईयर का सिलेबस चेंज हुआ, वहीं जो आपका 21-22 था उसमें फाइनल ईयर का सिलेबस चेंज हुआ। ऐसे 3 साल में 3 बार सिलेबस चेंज किए गए। उसके ठीक बाद एनईपी मतलब नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी, और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो सिलेबस है उसको फिर से रिवाइंड किया गया। तो बहुत कम चांसेस हैं कि मालूम आप जो है आईएमपी क्वेश्चन पिक कर पाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब आगे पीछे हुआ है पिछले कुछ सालों में। फिर भी बीएससी में जो मैथ्स और फिजिक्स के बच्चे हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊं ताकि आपको थोड़ा सा उसमें हेल्प मिल सके एग्जाम के टाइम पे। पर आज का जो वीडियो है मैं वो बीएससी, बीए और बीकॉम तीनों के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। आप अगर इस वीडियो को अंत तक आराम से देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि आपको कैसे पेपर लिखना है जिससे आपका जो है मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो बच्चों को काम करना चाहिए वो करना चाहिए सिलेबस डाउनलोड। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिलेबस है ही नहीं। अगर आप दुर्ग यूनिवर्सिटी या पीटीआरएसयू से हैं तो फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस आ चुका होगा जो आपको जून जुलाई में मिला होगा। वहीं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का जो सिलेबस है वो पुराने सिलेबस की तरह ही है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर का चेंज हुआ है, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का सिलेबस 2024 के एग्जाम के लिए सेम रखा गया है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस किस तरह से डाउनलोड होता है इसके रिस्पेक्ट में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा तो आप आराम से उसे देख लीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जब आपके पास सिलेबस हो तो उस कंडीशन पे जो सेकंड काम करना है आपको नोट्स और बुक्स या फिर क्यूबी। नोट्स का मतलब ये है कि अगर आप बीएससी में कहीं कोचिंग जा रहे होंगे या बीए में कहीं कोचिंग जा रहे हैं या बीकॉम में कहीं कोचिंग जा रहे हैं या कोई बच्चा कोचिंग जा रहा हो तो उसके नोट्स को आप मंगा लीजिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। दूसरा, आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए। अगर रेफरेंस बुक आप अभी एग्जाम टाइम पे प्रीफर नहीं कर सकते तो आपके पास क्यूबी होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन बैंक्स होने चाहिए। अब इसके बाद इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए अनसॉल्व पेपर, और अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर नहीं है तो 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। अब मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि फर्स्ट ईयर के लिए 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर काम नहीं आएगा, सिर्फ सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए आएगा। लेकिन जब सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर को जब आप निकाल रहे होंगे तो एक चीज याद रखिएगा कि 19-20 और 20-21 में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस चेंज हुआ था। तो उसी रिस्पेक्ट में 22-23 में जो है, सॉरी 21-22 में जो है वो उस समय बीएससी फाइनल ईयर का चेंज हुआ है कोर्स। मतलब 2022 और 2023 में जो कोर्स है वो आपको थोड़े चेंज मिलेंगे। तो जब भी आप 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को आप देखें तो थोड़ा सा ध्यान दें कि पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में अंतर क्या है। तो यहाँ पर 5 साल का आपके पास अनसॉल्व पेपर होना चाहिए। याद रखिएगा, वेबसाइट पे नहीं डलता 5 साल का क्वेश्चन पेपर, और ना ही दुर्ग यूनिवर्सिटी या रविशंकर यूनिवर्सिटी ऐसा कोई लिंक प्रोवाइड करती है। नॉर्मली छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन स्टोर्स में मिल जाता है, आप चाहें तो किसी भी ऑफलाइन या बुक डिपो से जाके आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद 3+2 का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब 90% टाइम पे आप देखेंगे कि टोटल 5 यूनिट होते हैं, चाहे वो बीएससी में हो, बीए में हो या बीकॉम में हो। 5 में से 3 यूनिट आपको क्या करना है, पूरा जो सिलेबस के क्वेश्चन है उनको निकालने हैं। कई लोग बोलते हैं सर 5 साल का अगर पेपर करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या। आपको मैं बता दूं, अगर आप 5 साल के सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो लगभग 60-70% सिलेबस कवर हो जाता है। तो आप क्या कीजिए कि 5 साल का क्वेश्चन पेपर आप करेंगे तो आपके मन में एक डाउट रहेगा कि
आने वाले टाइम पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो भाई मैंने 5 साल का किया है, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिलेबस पढ़ के गए हैं तो उस कंडीशन पे आप 100% श्योर रहेंगे कि हम जो है जो तैयारी करके गए हैं उसी से आएगा, क्योंकि सिलेबस के ऊपर का यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं आता। तो 5 साल का क्वेश्चन पेपर करने से अच्छा है कि आप 3 साल के सिलेबस के क्वेश्चन कर लीजिए। जो भी आपका सिलेबस होगा उसमें 3 यूनिट जो होगा वो आप सिलेबस से कर ले, और ये जो 2 यूनिट है उसको 5 साल के क्वेश्चन पेपर से करें। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 5 साल का क्वेश्चन पेपर जब भी आप लोग उपयोग करें तो बड़े सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो देख के यूज करें। हो सकता है ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। अब देखेंगे मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपको पढ़ाई चाहिए, मिनिमम। इससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा अगर आपको एग्जाम टाइम पे पास होना है तो। अब देखिएगा हिंदी और इंग्लिश के लिए हम क्या बुक ले सकते हैं। नॉर्मली बुक्स आती हैं जो बुक्स कोई नहीं खरीदता, इसकी एक क्यूबी आती है हिंदी और इंग्लिश की, जिसे हम लोग विद्या प्रकाशन पब्लिश करता है। तो आप चाहें तो विद्या प्रकाशन की हिंदी और इंग्लिश की बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा पढ़ने को लग रहा हो तो उस कंडीशन पे आप अजय माला, प्रबोध या नवबोध किसी की भी क्यूबी ले सकते हैं, जो अच्छा रहता है। नॉर्मली जब मैंने बच्चों से पूछा कि नवबोध, अजय माला या प्रबोध में कौन सी बुक अच्छी रहती है, तो कुछ लोगों ने मुझे अजय माला बताया, कुछ लोगों ने मुझे नवबोध बताया, कुछ लोगों ने मुझे प्रबोध बताया। तो आप एक काम करें, तीनों को अगर आपके जो आसपास जो भी बुक डिपो है वहां जाएं और जो आसानी से अवेलेबल हो सकता है आप उसे पढ़ लें। इन तीनों को ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्यूबी के फॉर्म में परचेस किया जाता है। हमारे यहाँ दुर्ग में अगर मैं बात करूं तो हिंदी इंग्लिश के नाम से अजय माला सबसे ज़्यादा बिकता है, उसके बाद नवबोध बिकता है। मैं क्लियर कर दूं, किसी भी जो बुक डिपो जो पब्लिकेशन है उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है किसी का नाम रिकमेंड करने के लिए, ना ही मैं कोई इतना बड़ा क्रिएटर हूं कि मालूम बहुत सारे मेरे जो है पब्लिकेशन वाले मुझे रिव्यू करने का या बुक को रिफ़र करने का पैसा दें। जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो बच्चों से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है और जो मैं नॉर्मल मार्केट में देखता हूं उसके बेसिस में आपको बता रहा हूं। इसके बाद आते हैं अपन फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आरपी गोयल सर की बुक आती है यूनिफाइड करके, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में आपको आराम से मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर में ये बुक नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट ईयर में अगर आपको चाहिए तो राम प्रसाद एंड सन्स की बुक मिल जाएगी जिसमें सिलेबस दिया हुआ है। यह बुक हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हों वो नवबोध ले सकते हैं या प्रबोध ले सकते हैं। नवबोध या प्रबोध की परीक्षा सार जो भी आता है उसे आप खरीद सकते हैं। और बुक अगर आपको चाहिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं और अगर ट्रांसलेट कर सकते हैं तो यूनिफाइड की बुक फर्स्ट ईयर के लिए अवेलेबल नहीं है, तो यूनिफाइड फिजिक्स के नाम से आती है बुक राम प्रसाद एंड सन्स की, वो आप ले सकते हैं। वहीं अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो एच के पाठक सर की बुक आती है और नवबोध और प्रबोध में इनके क्यूबीज आते हैं। अगर आपकी तैयारी आपको अच्छी करनी है, कंप्लीट तैयारी, तो आप एच के पाठक सर की बुक ले सकते हैं। और अगर आपको केवल एग्जाम में पासिंग मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप नवबोध या प्रबोध, जिसमें से आपको जो भी प्रीफरेबल लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको सही लगे, उन दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हैं। वहीं केमिस्ट्री में बात करूं तो इसके भी यूनिफाइड मतलब राम प्रसाद एंड सन्स की भी आती है बुक फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में शिवलाल अग्रवाल कंपनी की आती है, जिसको जो राइटर है वो टंडन है। तो यहाँ पर देखिएगा केमिस्ट्री की बुक अगर शिवलाल अग्रवाल कंपनी अभी पब्लिश नहीं कर रही है तो आप जो है आरपी यूनिफाइड मतलब राम प्रसाद एंड सन्स की बुक प्रीफर कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। और अगर आपको शॉर्ट टाइम में पढ़ना है तो नवबोध या प्रबोध की बुक पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको उनका नोट्स अगर समझ में आ रहा हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं किस पर, सीएस पर, आईटी पर, जियो पर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने भी सब्जेक्ट हैं बीएससी में, उन सब की मैं अगर बात करूं तो सबको आपको कहीं ना कहीं आपको या तो कॉलेज से या यूट्यूब से या कहीं से भी आपको नोट्स को अरेंज करना पड़ेगा, तभी आप इनका पेपर अच्छे से दे सकते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि सर हिंदी का पेपर कितने पेज का लिखें या इंग्लिश का पेपर कैसे लिखें। देखिएगा आपको हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट हैं वो 5 साल के अनसॉल्व पेपर में क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, आप नवबोध या प्रबोध जो भी या अजय माला जो भी आपको अच्छा लगता है उसका क्यूबी खरीदें और उसे सीधा सीधा रट्टा मारना चालू करें। आप याद रखिएगा उसके ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता। नॉर्मली हिंदी इंग्लिश में काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब बच्चों का कहना होता है कि सर हम कितने पेज लिखें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई आपके ऊपर एक लिमिटेड टाइम है,
उस लिमिटेड टाइम से ऊपर आप किसी आंसर को लिख ही नहीं सकते। नॉर्मली मतलब 5 से 6 पेज अगर आप आंसर लिख रहे हैं वो सफिशिएंट होता है, लेकिन वो मिनिमम कंडीशन है। आप जितना ज़्यादा जितने कम समय में लिख पाएंगे उतना ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए अच्छा होगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हिंदी और इंग्लिश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलता है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट लैंग्वेज के होते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन का नंबर मिलता है। दूसरी चीज, आप अपना ओन कॉन्सेप्ट भी उसमें डाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बुक में जैसा लिखा है ठीक वैसा ही लिखना है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे वो बीए के बच्चे हों, चाहे वो बीकॉम के बच्चे हों, चाहे वो बीएससी के बच्चे हों। अगर आप हिंदी और इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलता है। इंग्लिश में डू एज डायरेक्टेड जो रहता है और जो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है और मैच कॉलम ए और कॉलम बी रहता है, सेनोनेम एनोनेम्स रहता है, उनको आप अगर क्यूबी से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब बात आती है समरी राइटिंग की, एसे राइटिंग की, पैराग्राफ राइटिंग की, तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हम कैसे बना के लिखें? तो भाई टेंस और वाइस आपने पढ़ा होगा। टेंस और वाइस के बेसिस पे आपको जो उस समय समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है आप एटलीस्ट लिखिए। आप एग्जैक्ट जैसा बुक में लिखा है वैसा ही अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर बहुत कम मिलते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जब मैंने बीएससी की थी तो मैंने जैसा बुक में लिखा था ठीक उसी प्रकार से रट्टा मार के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में लिखा था। मुझे मार्क्स कम मिले, मतलब 50 से कम मिले। जबकि जब मैंने फाइनल ईयर में अपने हिसाब से आंसर को देना चालू किया, भले वो टूटा फूटा रहा होगा, लेकिन मेरे को जो मार्क्स है वो 50 प्लस मिले आउट ऑफ 75। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होता है वो अगर आप एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी अगर करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम हिंदी का पेपर इंग्लिश मीडियम वालों के साथ होता है कि सर हम लिखें कैसे, आपको जो समझ में आ रहा है लिखें। लेकिन लैंग्वेज के पेपर में जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलता है। तो हिंदी और इंग्लिश को आपको सॉलिड करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, 3+2 3 यूनिट पूरा सिलेबस, 2 यूनिट 5 साल का पेपर, उससे देखें सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले। फर्स्ट ईयर वाले थोड़ा सा रुक रुक के क्वेश्चंस को देखें। अगर पुराने क्वेश्चन, पुराने सिलेबस और नए सिलेबस के टॉपिक सेम है तो उनको आप अनसॉल्व से कर सकते हैं, और जिनका नहीं है उसे ना करें। उसी प्रकार सीएस और बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अब आते हैं बीए। हिंदी और इंग्लिश को सेम जैसा बीएससी वाले करेंगे वैसे ही आपको करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आते हैं वो आता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बीए में जो हम यूज करते हैं। अब देखिएगा 5 जो आपके जो बेसिक सब्जेक्ट होंगे, हिंदी इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है। आप इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी आपने किया हुआ है। इस पर सीधा सीधा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जितना ज्यादा लिखेंगे आप उतना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले सभी बीए वाले को 5 के 5 यूनिट अटेम्प्ट करने चाहिए। दूसरी चीज, 35 मिनट में एक टॉपिक में जितना लिख सकते हैं उतना लिखें। फॉर एग्जांपल आपके अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 2 बनाने हैं, तो एक क्वेश्चन को 20 मिनट में जितना ज्यादा पेज लिख सकें, अगर आप 20 मिनट में 20 पेज लिख सकें तो और अच्छा है। लेकिन कम से कम 6 से 7 पेज, और मिनिमम 6 से 7 पेज अगर आप लिखते हैं और अगर आप 35 मिनट में एक यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो उस कंडीशन पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर मैंने इंग्लिश में जब एमए दिया था तो मैं कोशिश ये करता था कि मैं जितना ज़्यादा लिख सकूं, जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अब कई लोग बोलते हैं सर अपन गाना लिख के आ जाएंगे तो क्या होगा, सर अपन मालूम अगर और कुछ लिख दिए, अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं लिख दिए, ऊपर नीचे सही लिखे तो क्या होगा। देखिएगा, आप टॉपिक से रिलेटेड लिखें, जितने अच्छे तरीके से अलग अलग वर्ड से किसी चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप ये सोचेंगे कि किसी ने, आपके सीनियर ने बोला कि भाई मैं तो गाना लिख के आया था, आप भी लिख के आ जाइए, आप भी पास हो जाएंगे, ये प्योर फालतू बात है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है। हमेशा जो सामने वाला आपका सीनियर बता रहा है वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सही बता रहा हो। आप 35 मिनट के लिए आपको 1 यूनिट मिला है, 1 यूनिट को 2 क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं तो उसको अपने हिसाब से डिवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड लिखें। फालतू बातें ना लिख के उस टॉपिक में जो दिया हुआ है उसके आसपास की भी चीज़ों को लिखेंगे। नंबर ऑफ पेजेस अगर आपके ज़्यादा होंगे तो आपको बीए में बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वहीं आते हैं बीकॉम में, तो हिंदी इंग्लिश का तो सेम बीएससी की तरह ही रहेगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट रहते हैं, अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस का हो गया,
बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया और बहुत सारे बीकॉम के सब्जेक्ट हैं। बीकॉम के सब्जेक्ट में अकाउंटिंग में अगर आप देखें तो वहां पर आपको कैलकुलेशन को सही करना पड़ेगा, जबकि जिन क्वेश्चंस पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, उस पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन जितना ज्यादा होगा मार्क्स उतने ज्यादा आते हैं। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, आपके आंसर लिखने के तरीके के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मैं हमेशा अपने ऑफलाइन में जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको मैं एक ही चीज बोलता हूं कि पहले वो क्वेश्चन बनाइए जो आपसे पूरे बनते हैं, फिर वो क्वेश्चन बनाइए जो आपसे आधे अधूरे बनते हैं, फिर वो क्वेश्चन बनाइए जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनते। अब जो थर्ड वाली बात है उसमें कई लोग बोलेंगे सर कुछ बन ही नहीं रहा है तो हम लोग क्या लिखें। तो भाई ब्लैंक पेज पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर मान के चलिए आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, जो क्वेश्चन है उसका हेडिंग लिख दीजिए और जो आपको आता है वो लिख दीजिए। याद रखिएगा, ऐसा लिखना गाना लिखने से ज्यादा बेहतर है। टीचर अगर मान के चलिए जब आपका पेपर चेक कर रहा है और लगातार आपके क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो अगर आप कुछ गलत भी लिखे होगे तो टीचर आपको नंबर जरूर देगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट का नंबर देगा। और अगर आप फालतू चीजें लिखेंगे और धोखे से टीचर ने वही पढ़ लिया चेक करते टाइम जो आपने फालतू बातें लिखी हैं, तो वो पक्का आपको फेल करेगा। तो सीधी सीधी सी बात है, आप अपना 100% दें और 100% देने के बाद ऊपर वाले पे सब छोड़ दें, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ पेपर देना है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। 90% बच्चे अभी टेंशन में इसलिए हैं, वो बोलते जरूर है कि हमको पढ़ाई का टेंशन है, बट मेरे को अच्छे से पता है किसी बच्चे को पढ़ाई का टेंशन नहीं है, उसको रिजल्ट का टेंशन है। तो रिजल्ट का टेंशन आप भूल जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे पे फोकस करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ें। अगर किसी बच्चे को बीएससी के आईएमपी क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के रिक्वायर्ड होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर दीजिए, कमेंट करेंगे तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि उसके क्वेश्चन देने हैं या नहीं देने। मैं नॉर्मली आईएमपी क्वेश्चन बीएससी वाले बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स के इसलिए नहीं बताता कि अगर मान के चलिए मैंने कोई क्वेश्चन बताया और वो नहीं आया तो आपके मार्क्स मेरी वजह से कम ना हो, इसीलिए मैं उनको नहीं बताता। बाकी अगर आप इंसिस्ट करेंगे, अगर आप बोलते हैं कमेंट में, तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपके लिए बना दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।